हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने फिजिक्स में जो चल रहा था बीएससी फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बुक थी अपने वो कर रही थी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपने जो फर्स्ट इसकी यूनिट है वही कर रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नाम है इसका। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में पिछली जो वीडियो है उसमें पढ़ लिया था। आज जो अपने करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है अपना वो देखो आपके सामने है कि वर्क डन ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज एन लाइन इंटीग्रल। स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में, रेखा समाकल के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसा कि इस डायग्राम में आपको ये वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने को चार्ज को एक पॉइंट से लेके और दूसरे पॉइंट तक मूव करना हो, ठीक है, कि कोई चार्ज अपने पास, जैसे मान लो ये वाला चार्ज है Q0 और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस ए पॉइंट पर पड़ा है और इसको आपको क्या करना है, इस बी पॉइंट पर लेके जाना है। ठीक है, तो इस ए से लेके बी पॉइंट तक लेके जाने में कितना जो वर्क डन है वो करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए, वो अपने इसमें निकालने जा रहे हैं। और वो वर्क डन अपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से किस प्रकार रिलेटेड होता है, उसके बीच अपने क्या करेंगे, रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे। समझ आई बात? तो देखो सबसे पहले आप थ्योरी कि लेट वी हैव ए टेस्ट चार्ज Q0 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश को इतनी को तो समझ ही सकते हैं, तभी मैंने हिंदी में नहीं लिखा यहाँ पर कि अपने पास एक Q0 चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है जो आपके सामने डायग्राम में शो कर रखा है। देन फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज, कि Q0 चार्ज पर आपके पास फोर्स कितना लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो ये फोर्स कौन लगाएगा इस पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फील्ड इस पर क्या लगाएगा, ये Q0 ई फोर्स लगाएगा इस पर। समझ आई बात? अब देखो क्या है कि नाउ इफ वी टेक दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर अपने इस Q0 चार्ज को ए से लेके और बी पॉइंट तक लेके जाना चाहें, देन वी हैव टू डू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स सो द चार्ज रिमेन्स स्टेटिक। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये याद रख लो, देखो अपने अब जो फिजिक्स की ब्रांच पढ़ रहे हैं ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको हमेशा स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक चार्ज मतलब कि रुका हुआ चार्ज, एक जगह पर खड़ा हुआ या रुका हुआ चार्ज या स्टैटिक चार्ज, उसके बारे में पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर यही चार्ज मूव हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको अपने बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और वो फिर ब्रांच फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक ना होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब अपने पढ़ रहे हैं तो आपको चार्ज को हमेशा क्या मानना पड़ेगा, स्टैटिक या रुका हुआ मानना पड़ेगा। तो अब देखो अगर अपने चार्ज को ए से लेके बी तक मूव करवाएं तो क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के चांस हैं। तो चार्ज को अपने मूव कैसे करवाना पड़ता है, चार्ज पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देखो डिटेल से समझते हैं कि अगर मान लो एक चार्ज आपके पास कोई प्लस क्यू 0 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है आपके पास मान लो +2Q है, +2Q है। ठीक है, तो दोनों ही ये वाले क्या हैं, प्लस चार्ज हैं। तो अगर इस चार्ज, ये वाला चार्ज इसके नज़दीक पड़ा हुआ है, मान लो ये वाला चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये +2Q चार्ज इस Q0 पर क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज रिपल्शन फोर्स से क्या होगा, इधर को भागेगा। ठीक है, भागेगा तो अपने को चार्ज को भागने तो देना ही नहीं है, मूव तो करवाना ही नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को रोकने के लिए, देखो भागेगा तो सही है चार्ज, तो रोकने के लिए अपने को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव ना हो, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो। ठीक है, तो इस रिपल्शन फोर्स, ये रिपल्शन फोर्स कौन लगा रहा है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगा रहा है इस पर। बिल्कुल ही इसी तरीके से अगर मान लो ये ही +Q0 चार्ज है और यहाँ पर -2Q चार्ज पड़ा हुआ है,
-2 q चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब ये q0 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये q0 चार्ज इसकी तरफ भागेगा, तो अपने को भागने तो देना ही नहीं है। तो अपने को यहाँ पर चार्ज को पकड़ कर रखना पड़ेगा, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे तो चार्ज अपना क्या है, रुका हुआ है, और चाहे चार्ज अपना क्या है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव, चाहे तो उस पर रिपल्शन लग रहा है और चाहे ही उस पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, तो उस चार्ज पर अपने को रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। और यही एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मतलब मेंटेन रखता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चार्ज को स्टेटिक रखने के लिए बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास यही फोर्स लगा रहा है। तो अपने क्या करेंगे, चार्ज को स्टेटिक रखने के लिए देन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, देन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज, अप्लाइड ऑन चार्ज। तो एक्सटर्नल जो फोर्स लगाएंगे अपने, वो बिल्कुल क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा जो अब इस पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस का सिंबल आ जाएगा, और नेगेटिव सिंबल यहाँ पर क्या शो करता है कि जो अपने फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की। लेकिन अब देखो, चार्ज को लेके तो जाना है ए से बी तक, तो अपने क्या करते हैं कि एकदम से इसको पकड़ के ना, मतलब पकड़ के और डायरेक्ट भगा के यहाँ पर नहीं लेके जाते। अपने क्या करते हैं, इसको बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। मतलब इसकी वेलोसिटी लगभग v जो हो वो टेंस टू 0, मतलब कि लगभग 0 के आसपास हो, लेकिन 0 से थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो अपने बहुत ही स्लोली पकड़ कर चार्ज को ए से लेके और बी तक लेके जाते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि जो अपना चार्ज है इसको ऐसे यहाँ पर स्मॉल जो लेंथ है dl, कि चार्ज को थोड़ा सा dl लेंथ चला लेंगे, फिर रोक देंगे, फिर चला लेंगे, फिर रोक देंगे, फिर चला लेंगे। बिल्कुल ऐसे dl लेंथ चलाते हुए बहुत ही स्लो वेलोसिटी से इसको a से लेके b तक लेके जाते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो अब अपने जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो, अगर वर्क डन निकालना चाहें, देन वर्क डन टू मूव dl लेंथ, dl डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन टू मूव, यहाँ पर लिखेंगे चार्ज, सॉरी। ठीक है, मूव चार्ज dl लेंथ, मूव चार्ज dl डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जो वर्क डन होगा वो dw होगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, F वेक्टर, और साथ में क्या आ जाएगा, dl वेक्टर, क्योंकि वर्क आप जानते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर अपने क्या करें कि इस dl लेंथ चलाने के लिए, अगर चार्ज को अपने पकड़कर dl लेंथ चलाते हैं, तो वर्क डन अपने को कितना करना पड़ेगा, dw वर्क डन करना पड़ेगा, और ये F डॉट dl के इक्वल है। ये F कौन सा है, अभी अपने वाला है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर क्या करो, आप वैल्यू पुट कर दो। तो dw की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, -q, और यहाँ पर सॉरी q0 था, q0 चार्ज लिया था, q0 ई वेक्टर, और साथ में क्या आ जाएगा, डॉट dl वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन तो था अपने पास अगर dl लेंथ चलाते हैं अपने। ठीक है, तो अपने यहाँ पर लिखेंगे नाउ टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज from A to B,
ए टू बी। कि ऊपर देखो आप डायग्राम में कि अगर अपने ए से लेके बी तक चार्ज को लेके जाएं तो अपने को टोटल वर्क डन यहाँ पर कितना करना पड़ेगा। तो डी एल डी एल डी एल छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांटते हुए लेके जाएंगे डी एल डी एल। तो हर एक पार्ट के लिए जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू के इक्वल आएगा। और इन सभी डी डब्ल्यू का अपने क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ पर लिख देंगे अपने ए से लेके कहाँ तक लेके जाना है इसको, बी तक लेके जाना, तो ए से बी तक, ठीक है। और यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो डी डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू जीरो ई वैक्टर, और साथ में क्या आ जाएगा, डी एल वैक्टर। और आप देखो यहाँ पर क्यू जीरो तो कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो, यहाँ ए से बी भी लिखो लिमिट इसकी। और यहाँ पर जो आ जाएगा ई वेक्टर और डॉट डी एल वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो वर्क डन ये आ गया कि अगर क्यू जीरो चार्ज को आपको लेके जाना है तो आपको टोटल जो वर्क डन है वो ये वाला करना पड़ेगा। ये वर्क डन आ गया वैसे तो आपके पास। नाउ अगर अपने कंडीशन ले, नाउ इफ क्यू ज़ीरो इज़ यूनिट चार्ज, कि क्यू जीरो है वो यूनिट चार्ज हो, मतलब क्यू जीरो की वैल्यू 1 कूलम हो, तो W इज इक्वल टू अपने को क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू क्यू जीरो की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये लिमिट लिख दो A से B, और यहाँ पर भी A से लेके B तक, और ये आ जाएगा E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर A से लेके B तक आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, इस ई वेक्टर का मतलब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसका इस डी एल के रिस्पेक्ट क्या कर दो, इस ए बी लिमिट में, जो लिमिट ए से लेके बी तक है इसमें आप क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर टोटल वर्क डन आ जाएगा। मतलब चार्ज को जो आपने मूव किया है ए से लेके बी तक, वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा। तो अपने यहाँ से एक स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि द टोटल वर्क डन टू मूव ए चार्ज in an electric field is equal to the line integral of that electric field। मतलब जो लाइन जिस पाथ पर आपको ले जाना है उस लाइन के रिस्पेक्ट आप क्या कर दो, जो आपका ई वेक्टर है उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, टोटल वर्क डन की वैल्यू आपके पास आ गई है। समझ आई इतनी बात, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वर्क डन आपका किसके इक्वल है, लाइन इंटीग्रल के इक्वल है। कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपको यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कि द टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा या पावर आ जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको क्या याद रखना है, किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है वो आपका टोटल वर्क डन के इक्वल होता है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को क्या करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो तो, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अगर आपका क्या हो कि जो ए बी पाथ है, नेक्स्ट क्या है कि जो आपके पास ए बी पाथ है, जो ए बी पाथ है ये क्या हो, क्लोज्ड लूप हो, तो क्लोज्ड लूप हो, ठीक है। ए बी जो पाथ है वो क्या हो, एक क्लोज्ड लूप हो। तो मतलब कि ए से लेके और बी तक, ठीक है, ए से लेके और बी तक आप जाओ तो ये इस प्रकार से जा सकते हो। मान लो इस लूप में क्या हो, ये ए और बी पॉइंट हो, और
चार्ज क्या हो आपका इस क्लोज्ड लूप के रिस्पेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। तो अब मान लो ए से लेके और बी तक चले, ठीक है, और फिर से मान लो ए पर आ गए, तो टोटल वर्क डन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लूप वाला, ठीक है। तो क्लोज्ड लूप वाले अपने जो वर्क डन है उसको यहाँ पर लिखते हैं कि अगर इसको लिखना चाहें डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो वो अपने लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और माइनस का यहाँ पर। और ये किसको बताता है कि जो आप वर्क डन निकाल रहे हो वो किसके लिए निकाल रहे हो, क्लोज्ड लूप के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो आपकी बुक है उसमें ग्रेडियंट वगैरह और दे रखा है, थोड़ा बहुत दे रखा है पार्ट उसका, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है ना, जो कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट है, उसमें इसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ तो ओनली स्टेटमेंट दे रखी है, तो उसको एक बार आप यहाँ पर रहने दो, एक ही स्टेटमेंट दी हुई है और वो आप वहाँ ग्रेडियंट में भी पढ़ लोगे कि ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल माइनस डेल यहाँ पर फाई। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन दे रखी है, इसको आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल वाला जो चैप्टर है दूसरी जो बुक है उसमें मैथमेटिकल, तो उसमें आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो अपने अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो वो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बुक में जो इस टॉपिक का नाम दे रखा है वो नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जिसको अपने वोल्टेज बोल देते हैं जनरली, जो लैंग्वेज अपनी, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो आपको मैंने अभी बताया है कि चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे रिपल्शन फोर्स लग रहा हो चाहे उस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की वेलोसिटी लगभग जीरो के इक्वल होनी चाहिए। मतलब चार्ज मूव करे अगर तो उसकी वेलोसिटी क्या हो, बहुत कम हो, ताकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट ना हो सके। देखो आइडियल कंडीशन में तो ये पॉसिबल है, लेकिन आइडियल कंडीशन रियल में होती नहीं है कोई, तो वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अपने मानते हैं ऐसा आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं डिफाइन करने के लिए क्वांटिटीज़ को, ठीक है। फिजिक्स में अपने को कई जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको होना चाहिए पता, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में देखो फर्क क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है दो पॉइंट के बीच में, कि मान लो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट हैं, मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट का, मान लो आपके पास ये वाला कोई भी पॉइंट है पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। अब ये पोटेंशियल क्या है, ठीक है, पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, तो पोटेंशियल आपको हमेशा याद रखना है, पोटेंशियल होता है एक ही हिसाब से वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ही होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने चार्ज को मूव करवाएं, तो अभी आपने पढ़ा है कि लाइन इंटीग्रल के इक्वल उसका वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को अपने क्या करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको समझाएंगे अपने पोटेंशियल को। पोटेंशियल आप एक चीज़ तो पक्का याद रख लो, ये पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन। अब वर्क डन कैसा वर्क डन होता है, ये वाला वर्क डन तो होता है चलो, लेकिन कैसा वर्क डन होता है कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पर Q0 चार्ज पड़ा हुआ है और इस Q0 चार्ज को आप इस A से लेके B पॉइंट तक लेके जाते हो, और जो यहाँ पर आपको वर्क डन करना पड़ता है ना वो WAB करना पड़ता है। इस WAB की वैल्यू अभी आपने पढ़ी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो अपने उसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, ये तो आपने अभी पढ़ा है। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का जो सिंबल है वो होता है V, ऊपर आप देखो लिख रखा है मैंने। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। मतलब कि इनिशियल कंडीशन से लेके और चार्ज को फाइनल तक लेके जा रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो वर्क डन को अगर आप इस चार्ज से डिवाइड कर देते हो इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो आप इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो। फिजिक्स में डेफिनेशन बनाने का क्या तरीका है कि अगर अपने मान लें कि इफ Q0 इज इक्वल टू यूनिट चार्ज है, Q0 यूनिट चार्ज है, मतलब Q0 की वैल्यू 1 है यूनिट चार्ज का मतलब, तो VB माइनस VA आपका किसके इक्वल हो जाएगा, WAB के इक्वल हो जाएगा अगर Q0 1 हो जाए तो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो डेफिनेशन बनेगी इसकी क्या बनेगी कि द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज in an electric field from one point to another is called potential difference between these points। कि जो अगर किसी यूनिट चार्ज को अपने मूव करना है, क्योंकि Q0 यूनिट चार्ज मान लिया, तो Q0 चार्ज को अगर अपने को A से लेके B तक मूव करना है तो जितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, मतलब जितना वर्क डन अपने को चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे तक करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि एक ही पॉइंट का। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पोटेंशियल आपने अभी कहा है वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन मतलब कि चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क अपने को करना पड़ेगा। तो अब देखो चार्ज को अगर मूव करवाना है तो कोई ना कोई उसकी इनिशियल पोजीशन होगी, कोई ना कोई फाइनल पोजीशन होगी। तो मतलब कि इनिशियल और फाइनल मतलब दो पॉइंट अपने को यहाँ पर होने अपने पास जरूरी है अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब आप कहो कि सर मुझे तो यहाँ पर इस P पर V की वैल्यू निकालनी है, P पर V की वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोल देते हैं वो निकालना है। तो इस एक पॉइंट पर तो अब चार्ज को लाएंगे कहाँ से भाई, फाइनल पॉइंट तो ये आ गया अपने पास भी, चार्ज को यहाँ तक लाना है, लेकिन लाएं कहाँ से चार्ज को, यहाँ तक, यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट अपने को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी कारण पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं तो दो पॉइंट आपको लेने जरूरी होते हैं। तो अब इस कंडीशन में ये तो चलो अपना आ गया फाइनल पॉइंट। जैसे फाइनल पॉइंट इसमें अपने मानना था पहले वाले में एग्जाम्पल में वो फाइनल पॉइंट मानना था ये वाला बी पॉइंट, तो इसको भी मैं मान लो बी मान लेता हूँ। अब ए पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, तो अपने क्या करते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये वाला बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर कोई ना कोई। ठीक है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा हुआ है ई। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दूसरा पॉइंट अपने मानना पड़ेगा और वो दूसरा पॉइंट ए अपने कहाँ पर मानते हैं, एट इनफाइनाइट पर मान लेते हैं। और Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर और कहाँ तक लाते हैं, अपने इस बी पॉइंट तक लाते हैं, इस बी पॉइंट तक लाते हैं। तो Q0 चार्ज जो कि इनफाइनाइट पर पड़ा हुआ है और उसको बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन अपने को करना पड़ता है, ठीक है, जो वर्क डन अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा, WA भी लिख सकते हो या ओनली W भी लिख सकते हो अब तो उस वर्क डन को ये अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्योंकि देखो ए पॉइंट पर जब आप इनफाइनाइट पर ले लेते हो तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है VA है वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर जीरो क्यों होता है, तो इसको अपने आगे प्रूव करेंगे। एक बार आप याद रख लो कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि अपनी इनफाइनाइट पर फोर्स की वैल्यू जीरो मानते हैं आप, Q1 Q2 अपॉन R²। जब फोर्स जीरो है, वर्क डन जीरो है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि आपके पास अब देखो क्या आ गया यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ VB माइनस VA अप इज इक्वल टू WAB अपॉन में Q0। ठीक है, अब यही लिख लो चलो WAB। तो अब अपने VB
और माइनस में वी ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू डब्लू। अब आप क्या करोगे यहाँ पर इनफाइनाइट से लेके और कहाँ तक लेके आए हो आप, बी तक लेके आए हो, और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू आप लिख दोगे कि सर यहाँ पर डब्लू वर्क डन और अपॉन में क्या आ गया, क्यू 0 आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल का जनरल फार्मूला अगर आपने इसको लिखना चाहिए, वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन में क्यू होता है, ठीक है, डब्लू अपॉन में क्या होता है, क्यू होता है, या डब्लू इज इक्वल टू क्यू वी, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वो डेफिनेशन क्या होगी कि द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए point in electric field is called electric potential at that point, ठीक है। तो उस पॉइंट पर ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। समझ आई इतनी बात आपको? तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब आप देखो कि यूनिट चार्ज को अगर आपने मूव करना है तो आपको जो वर्क डन है, यूनिट चार्ज को अगर मूव करना था तो वर्क डन देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, वैसे तो एफ डॉट डी आर था, एफ डॉट डी आर वैक्टर था, ठीक है, माइनस एफ डॉट डी आर वैक्टर, और आपने यहाँ इसको माइनस क्यू 0 ई के इक्वल लिखा था और डी आर वैक्टर लिखा था। अब आप किसको मूव करवा रहे हो, यूनिट चार्ज को करवा रहे हो। तो जब यूनिट चार्ज आ गया तो ये तो यूनिट हो गया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, और इसी को ही अपने क्या बोल देंगे, डी वी बोल देंगे, ठीक है। मतलब पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंस या डी वी, तो डी वी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर आ जाएगा। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, इस यहाँ पर पोटेंशियल लिख सकते हो। तो अगर तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस को पी डी लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डी वी का ए से लेके और बी तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आप करोगे कि सर यहाँ पर ए से लेके और बी तक, और यहाँ पर ई डॉट डी आर आ जाएगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आ गया। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दूसरा पॉइंट आपको कहाँ पर लेना पड़ता है, इनफाइनाइट पर लेना पड़ता है ना दूसरा पॉइंट। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर जो लिखोगे v की वैल्यू, वो आप लिखोगे इनफाइनाइट से लेके और कोई भी पॉइंट यहाँ तक, मान लो b है तो b आपका आ जाएगा और dv आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट से लेके और b तक, और यहाँ पर e वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर और माइनस का साइन सिंबल यहाँ पर साथ में रहेगा। तो ये क्या कर सकते हो, इससे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, आप याद रखना, क्योंकि आगे डेरिवेशन करेंगे अपने एक दो, वो इसी फार्मूले को बेस बनाकर करेंगे। तो v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और माइनस आपको पता लग गया क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि अपने फोर्स है वो खुद लगाते हैं किसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होता है उसकी अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेके बी तक ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इतना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज के कारण निकालना है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वैसे आप ट्राई करना, वो वाला आप 12वीं क्लास में कर चुके हो, डेरिवेशन इससे आगे है, तो वो आप करके देखना, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए तो। और जो इसके नोट्स हैं पीडीएफ, वो आप देखो, जो थंबनेल है उस पर मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम लिख रखा है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।